चलिए बेटा, मैं आपको बेटा पहले नंबर आपको ये बता रहा हूँ जो आज की क्लास में जो रहेगा। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि 4 नंबर वाले आईएमपी क्वेश्चन। तो 4 नंबर वाले आईएमपी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ 2023 और 24 के हिसाब से, पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या आपका पैटर्न रहा है। तो देखिए, आप पार्ट एक की जब मैं बात करता हूँ तो पार्ट एक में आपका 2024 से आया था 4 नंबर का क्वेश्चन। पार्ट दो की बात करता हूँ 2023 से आया था आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन। पार्ट चार की बात करता हूँ तो 2023 से आया था आपका एक क्वेश्चन। पार्ट पाँच की अगर बात करूँ, ये एक ऐसा चैप्टर है, पाँच पार्ट, जो लगातार 2023 में से भी 4 नंबर का आया और 24 से भी आपका 4 नंबर, जिसमें कि आपको डायग्राम और अंतर ही पढ़ने थे इसमें पार्ट पाँच में। और चैप्टर 9 की बात करें 2024 में, इसमें से आ गया था 4 नंबर का, जो कि आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया था। क्या पूछा था आपसे? न्यूमेरिकल पूछा था। पार्ट 9 की बात करता हूँ, ये हो गया 4 नंबर का फॉर्मेट। और पूरे के पूरे मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन भी जरूर दूंगा इसमें। अब बात करते हैं अपन 3 नंबर वाले की। 3 नंबर वाले अगर आईएमपी क्वेश्चन की बात करता हूँ तो पार्ट एक में से आया था 2023 में 3 मार्क्स का। पार्ट तीन में आया था 2024 में 3 नंबर का। पार्ट छः में आया था 2023 और 24। ऐसे ही तुम्हारा चैप्टर 6 जो था 23 में भी आया और 24 में भी आया। उसके बाद पार्ट 10 की बात करूँ 2023 में आया था 3 नंबर में। पार्ट 12 की बात करूँ 2024 में आया था आपका 3 नंबर। तो मैं तो एक आपसे सजेशन देता हूँ, आप सबसे सही क्या करिए, आप इनसे क्या होगा, एक तो अगर ये चैप्टर को आप अच्छे से कर लेते हो, साथ साथ में आपका एक तो 3 नंबर भी कवर करेगा, 4 नंबर भी करेगा, तो आपको तैयारी पूरी करके जाइए। 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन भी मैं आज ही क्लास में बताऊंगा। सबसे पहले आपको 1 चैप्टर अच्छे से करना है, उसके बाद 2 पढ़ना है, उसके बाद 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता तुम्हारा 10 और आपका 12 और एक आता आपका 9। ठीक है, इन इतने चैप्टर जो लिखे हैं मैंने। और पहली चीज़ अगर बात करते हैं, आप चैप्टर 6 को आप 100% पढ़ के जाइएगा और चैप्टर 5 को आप 100% पढ़ के जाइएगा। तो ये था फॉर्मेट, आप इस तरीके से आपको पढ़ना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 9, 10, 12, इस हिसाब से आप पढ़ना है। और क्या क्या इसके आईएमपी क्वेश्चन है अब मैं आपको वन वन करके बताता हूँ। जिसमें कि सबसे पहले अगर मैं आईएमपी क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आपको पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट के आईएमपी क्वेश्चन, बता दे रहा हूँ। देखो, चैप्टर अगर फर्स्ट कर लेते हो, एक तो इसमें 3 मार्क्स हो सकता है 3 में जाए या 4 में, तो आप तो अपनी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। चलिए, जिसमें कि आपका चैप्टर फर्स्ट की मैं बात करूं तो इतना तो अपन कंफर्म हो चुका है, चैप्टर फर्स्ट में जो रहेगा कि भाई हो सकता है आप 3 मार्क्स में भी दे दे आपसे, हो सकता है आपको 4 मार्क्स में, तो आप तैयारी पूरी करके जाइएगा। तो मैं आपको पहले ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा तो क्या पढ़ना है। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। इसमें लिखना है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और इसका एग्जाम्पल आपको कंपलसरी ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड है आता संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसका भी उदाहरण। कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको अच्छे से करना, विद एग्जाम्पल के साथ ये करना है। उसके बाद बात करता हूँ विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदाहरण सहित आपको समझाना है। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, और एक आता है इसमें संक्षारण क्या होता है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, और इसके बाद आपको पढ़ना है कोरोजन क्या होता है। इतना आपको करना। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये 3 नंबर में दे दे आपको। तो पढ़ना है आपको वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये पढ़ना है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ये पढ़ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, आपको इसमें रीज़न देना है। पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है इसमें पदार्थ एक्स जो होता है कि जल के साथ अभिक्रिया करता है कौन सी, वो आपको बताना है। जैसे कि अब इंग्लिश में भी मैं आपको रीड कर दे रहा हूँ।
अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। फिर आता राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, नेम इन अबव द वाटर, ये करना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड अन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन फोर्थ इसमें, और ये भी करना है, ये पहले ही चल रहा है अपना। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, व्हाट डू यू फील द बैग ऑफ पोटैटो चिप्स वाइट विथ नाइट्रोजन गैस इज एक्सप्लेन। तो ये इतने मैंने क्वेश्चन जो बताए हैं ये आपके हैं फर्स्ट चैप्टर के। अब अपन को पता है कि उसमें अपने को 2 मार्क्स में अपना चैप्टर 2 भी आ रहा है। अब चैप्टर 2 में क्या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। चलिए चैप्टर 2 की बात करूं तो हो सकता है इससे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाए 2 वाले, और हो सकता है आपको पूरे बड़े 4 मार्क्स में भी आ। तो इसमें आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। चैप्टर 2 की अगर मैं बात करता हूं, आपको क्या पढ़ना है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम याद करना है, साथ में इसका सूत्र याद करना है, साथ में इसका उपयोग लिखना है। डिफाइंड वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और इसके यूजेस। तो यूजेस मात्र आपको 2 करना, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। नेम फॉर्मूला आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है ये 1 वर्ड में पूछ ले आपसे। उसके बाद अगला है क्वेश्चन इसका कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिखना है। डिफाइंड बेकिंग सोडा, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, इसमें लास्ट आपका यूजेज हो जाएगा। फिर अगला आता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग आपको लिखना है, ये आता आपका। चलिए अब इसके बाद आपको पढ़ना है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र, उपयोग लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम, फॉर्मूला यूजेस करना है। फिर उसके बाद अगर बात करता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल नेम, फॉर्मूला यूजेस, इनसे पक्का क्वेश्चन आपका आएगा। अब इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है कि वो 3 मार्क्स में दे दे आपसे। तो इसमें आपको पढ़ना है H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशंस ऑफ H+ आयन्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है, वाई डज द डिस्टिलेट वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डस, हो जाएगा, ये पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आता तुम्हारा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आता तुम्हारा क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये पढ़ना है। उसके बाद एक चार्ट में आपको बता देता हूँ, प्राकृतिक स्रोत जो कि अम्ल रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको चार्ट कैसे पढ़ना है। ऑल स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आपका कवर करेगा। तो देखिए आप कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात करता हूँ तो प्राकृतिक स्रोत जो रहेंगे अम्ल, जैसे सिरका जो होता है इसमें एसिटिक अम्ल होता है, संतरा की बात करो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है, इमली की बात करूँगा इसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर की बात करूँ तो इसमें कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब बात करते हैं उसके बाद, जैसे और भी हैं आपका खट्टा दूध यानी कि दही, इसमें क्या होता है आपका लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू की बात करो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। चींटे के डंग की बात करो इसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। नेंटल का डंग अगर बोले तो मेथेनोइक अम्ल होता है। तो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, आपको भी क्या है कि किस तरीके से आपको इसमें आपको पढ़ना है। भैया जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे वैसे ही आप इंग्लिश वाले ही। तो आज के क्लास में भैया 3 नंबर के साथ साथ तो मैं बता दे रहा हूँ आपको ये 4 नंबर भी और 2 नंबर भी कवर होगा। तो देखिए आप लोग इसमें पढ़ना आपका पहले चीज नेचुरल रिसोर्स, ये होता है एसिटिक। अगर विनेगर की बात करूँ तो इसमें होता है आपका एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज की बात करूँ इसमें सिट्रिक एसिड होता है। टर्माइनिंट की बात करूँ यानी कि इमली जो होता है आपका टार्ट्रिक एसिड होता है। टमाटो की बात करूँ तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं हम श्योर मिल्क कर्ड मतलब दही मतलब खट्टा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लेमन की बात करें सिट्रिक एसिड होता है। एंट स्टिंग की बात करूँ मेथेनोइक एसिड होता है। नेंटल स्टिंग की बात करूँ मेथेनोइक एसिड होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग। चलिए अब ये 2nd चैप्टर का मात्र आपको एक लास्ट क्वेश्चन और करना, अम्ल तथा क्षार में अंतर पढ़ना, एसिड एंड बेस, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इनके डिफरेंस पढ़ने हैं। चलिए इसके बाद अगर मैं चैप्टर 3 की बात करता हूँ
तो चैप्टर थर्ड में भी आपको पता है कि इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो जैसे कि इसमें आपको 3 मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन आपको पढ़ना है, पहला इसमें आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण आपको अच्छे से करना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आप अच्छे से पढ़ के जाइए मेटल और नॉन मेटल की। फिर इसके बाद कुछ डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, हर बार पूछी जाती है आपसे परिभाषा है। खनिज, अयस्क, गैंग की परिभाषा हर बार पूछते हैं एग्जाम में, जो कि रहेगा आपका डिफाइंड मिनरल, ओरेस और गैंग्स, ये पढ़ना है। उसके बाद आघात वर्धनीय एवं तन्यता की परिभाषा लिखिए, डिफाइंड मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो कुछ इसकी डेफिनेशन मैं तो ये कह रहा हूँ, थर्ड चैप्टर से आप छोटी छोटी जितनी भी डेफिनेशन है उनको आप अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे। अब देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट थर्ड चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप क्या करके जाइएगा, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें आप ये पढ़ना है, इंग्लिश में भी बताऊंगा, दिक्कत ना करें आप, कि सोडियम को कैरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, एक ये पढ़ना है। उसके बाद बात करता हूं मैं आपको कुछ, एक ये फैक्ट छोटे छोटे हैं, ये ज़रूर आप पूरा पढ़ लेना है, ये ज़रूर पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में। उसके बाद आता है तुम्हारा ये कि आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपको ये पढ़ लेना आयनिक यौगिक गलनांक उच्च क्यों होते हैं। फिर आता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ये पढ़ना है। उसके बाद ये तो आपको लोहे में जंग वाला आएगा, कारण आपको कर ही लोगे, और मेटल नॉन मेटल वाला होएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद देखिए ये वाला आपको पढ़ना है कि ध्वनिक मतलब सोनोरस क्या होता है, भर्जन निष्पादन क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशन पूछे, सक्रिय श्रेणी और अपरूपता क्या होता है, आघात वर्धनीय और तन्यता तो मैंने आपको बता ही दिया। तो थर्ड चैप्टर से आपको हिंदी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं अब उनके लिए बता रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को आपको इतने ही करने हैं थर्ड चैप्टर तक। तो अब बात करते हैं अपन इसमें आपका थर्ड चैप्टर की अगर बात करें, अब आता है इंग्लिश मीडियम वाले। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट याद रखिए, वाई सोडियम कैप्ट इमिटेड इन अ कैरोसिन। फिर उसके बाद ये वाला अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर ले लीजिएगा। फिर आता है तुम्हारा ये वाला कि वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेटेलिक पॉइंट होता है, ये पढ़ना है। ये डेफिनेशन तो मैंने आप सबको बता ही दी है, ये आती हैं। उसके बाद आता है आपका बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन लिख दोगे। फिर इसमें आता है तुम्हारा व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। तो इसमें फिर उसके बाद आता है सोनोरस क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन लिख दोगे। फिर उसके बाद एक ये एक्टिविटी सीरी और एक्टिविटी सीरी होता है, एक एलोट्रोप क्या होता है, ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो मेनली आप इतना ही कर लोगे, थर्ड चैप्टर में आपसे पक्का क्वेश्चन जरूर पूछेगा ही पूछेगा। अब इसके बाद करता हूँ चैप्टर 4 की। अगर मैं बात करूँ, पहली चीज़ तो याद रखना 2023 में इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, ये आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए आप, और बाकी हो सकता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले। तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं, जिसमें कि आपको एथेन और मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। अगर मान लो आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, तो मैं तो कह रहा हूँ एक लाइव क्लास में आप डॉट स्ट्रक्चर वाली वीडियो अवेलेबल है, उस क्लास को आप देख लीजिए। डॉट स्ट्रक्चर सारा टेंशन आपकी मुक्त हो जाएगी, पक्का क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एथेन एंड मेथेन का, जैसे कि इसमें आप H2S का कर लीजिएगा, F2 का कर लीजिए, CO2 का कर लीजिए, एक CH4 का करके जाइएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र, संरचना लिखना आपको, या प्रथम 4 में आपका एल्केन आता है। राइट द नेम फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन की बात करता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करूँ, डिफाइंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर आता साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। राइट डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, इसमें और एक और याद रखिएगा, जो साबुन जो होता है, ये साबुन की बनाने की क्रिया विधि आप अच्छे से करके जाइएगा, अंतर पढ़ लेना है। उसके बाद आता है तुम्हारा एल्केन, एल्किन, एल्काइन की आपको परिभाषा लिखना है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन डेफिनेशन लिखना विद एग्जाम्पल के साथ। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको और बता रहा हूँ इसके 4 चैप्टर के। चलिए इसके बाद एक्स्ट्रा में आपको पढ़ के जाइए, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनाना है। फिर उसके एक साइक्लोपेंटेन का पढ़ लीजिए, साइक्लोपेंटेन क्या होता है, C2H5 इसको कैसे करते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा ये भी नहीं, एक ये पढ़ के जाइएगा कि समजातीय श्रेणी क्या होता है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। उसके बाद एक हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, फिर संतृप्त असंतृप्त बता ही दिया, साबुन की क्रिया विधि बताई दी है। फिर आता तुम्हारा सहसंयोजी आबंध क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो आपको पढ़ चुके हो। उसके बाद आता तुम्हारा यहाँ से ये
प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक या क्रियाशील, तीनों का मतलब एक ही होता है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। समावयवी एवं समवयवता क्या होता है, एष्टीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर आपका किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं तो ये बोलता हूँ इतना ही आपको कर लीजिए, इसमें आपका क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। तो ये होगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं हम इंग्लिश वालों के लिए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की बात करते हैं। तो इसमें आपको CO2 के बारे में आप डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। उसके बाद साइक्लोपेंटेन का आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि और क्या आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, एक आता होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, ये पढ़ के जाइएगा। फिर आता है हाइड्रोकार्बन, तो लिख दोगे आप लोग। फिर स्वैप सेचुरेटेड स्वैप की क्रिया विधि भी आपको लिखी दोगे जब डिफरेंस पढ़ोगे। तो उसके बाद आता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये पढ़ना है। सेचुरेट आंसर ये तो पढ़ लिया होगा। एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ के जाइएगा। एक आता है एस्टिफिकेशन रिएक्शन क्या होती, इतना पढ़ लेना आपको चैप्टर 4 में। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 5, जिसमें कि आपको डायग्राम और अंतर ही करना है मात्र। क्या पढ़ना है, डायग्राम और अंतर। 100% इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा और 4 नंबर आपके पूरे कंप्लीट फिक्स हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं तब भी इस चैप्टर से आया, 2024 की बात करूं तब भी इसी चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर में। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, अब चित्र की बात करते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का बनाना है। मानव के हृदय का नामांकित चित्र बनाना, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बनाना। फिर आता है तुम्हारा अंतर की बात करते हैं। तो अंतर में आपको पढ़ना धमनी एवं सीरा में अंतर पढ़ना है। आर्टरी एंड में अंतर आए तो 4 तो लिखना ही पड़ेगा, 2 मत लिख कर आइएगा, 4 कंपलसरी रहेगा 4 नंबर। रक्त और लसिका में अंतर, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर, ब्लड और लंबी में डिफरेंस, एरोबिक एंड एनारोबिक भी पढ़ना है आपको। ये वायवी और अवायवी भी इसको बोला जाता है। फिर आता है 2 मार्क्स में भी इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जैसे अगर आता है कि जैव प्रक्रम की परिभाषा लिखिए। क्या क्वेश्चन आता है कि जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए, डिफाइन लाइफ प्रोसेस। फिर आता है तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और किसे कहते हैं ये पढ़ना, केमिकल रिएक्शन और किसे कहते हैं वही पढ़ना। फिर जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर करना है। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दे रहा हूँ जो कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। क्या आता है तुम्हारा स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर आपको बताना है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, कच्चा माल होता है रॉ मटेरियल, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है, व्हाट इज मेन रूल ऑफ द एसिड इन अवर स्टोमच। फिर आता है पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिक एंजाइम होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या होते हैं, वाई वेयर द कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होता है। फिर मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, वर्ड वेयर द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो इसमें 5 चैप्टर में इतना अच्छे से करना है। एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन का वो होगा और साथ ही साथ एक आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें कवर होगा। अब बात करता हूं मैं आपको चैप्टर 6 में। तो चैप्टर 6 में आपको याद रखिएगा जो कि आपका इस साल अगर बात करूं तो 3 नंबर में आया था। इससे कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स में आया था, जिसमें कि आपको पढ़ना चैप्टर 6 में तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना था। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस करिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र आपको बनाना था। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन का आना चाहिए। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बना था। ड्रॉ लेवल डायग्राम फ्रॉम द रिफ्लेक्स आर्क का। उसके बाद अगर बात करूं कि मानव मस्तिष्क के कोई 3 आपको कार्य लिखना का, राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मस्तिष्क क्या होता है, व्हाट इज द ब्रेन। फिर आता तुम्हारा हार्मोन क्या है, हार्मोन आपको पढ़ना था, व्हाट आर द हार्मोन्स। फिर आता है 4 पादक हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखना, राइट द नेम एंड द फंक्शन ऑफ द 4 प्लांट्स ऑफ हार्मोन्स। तो ये थे चैप्टर 6 के IMP क्वेश्चन। अब आपको याद रखना है चैप्टर 9 को भी अच्छे से करना है, क्योंकि चैप्टर 9 से अगर मैं बात करूं जिसमें कि 2024 में इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो अपन अब बात करते हैं तो क्या पढ़ना है। पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ना है कि प्रकाश के
परावर्तन के नियम को परिभाषित करना है। राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विथ द हेल्प ऑफ रे डायग्राम पढ़ना है। फिर एक आपका न्यूमेरिकल भी मैंने कराए हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना। एन ऑब्जेक्ट इज kept at 10 centimeter distance from a convex mirror whose focal length is 15 centimeter. What will be the nature and position of their image? ये पढ़ना। फिर आता है थर्ड वाला कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा करिए। डिफाइंड द प्रिंसिपल फोकस ऑन द कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। फिर एक गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, ये करना है। उसके बाद और क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि इसमें एक 4 का भी आता है, एक 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है इसमें। फिर हम बात करते हैं कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। फिर आता है 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमतापन को ज्ञात करना। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑन द फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर और 2 मीटर होता है, सॉरी। फिर आता है तुम्हारा अगला कि किसी लेंस एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा 8th वाला कि कोई डॉक्टर प्लस 1.5D मतलब डायोप्टर का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अ डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्रिब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ द पावर प्लस 1.5D। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इट इज़ द प्रेस्क्रिब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। आपको बताना है कि ये डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग होगा। तो ये पढ़ना। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 7 से 8 नंबर आपके कवर ये करवाएगा, याद रखना। चलिए उसके बाद आता है 9th, इसमें आएगा आवर्धन को परिभाषित कीजिए। डिफाइंड द मैग्निफिकेशन क्या होता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक आपको बताना। व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज दिस यूनिट। फिर आता तुम्हारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। राइट अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद अगर बात करता हूँ अवतल दर्पण के उपयोग लिखना है। राइट डाउन द यूज ऑफ द कॉन्केव मिरर। अभिसारी और अपसारी की परिभाषा आपको लिखना, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। फिर आता तुम्हारा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के आपको इनके उपयोग लिखना है। तो ये हो गए तुम्हारे चैप्टर 9 के मैंने सारे IMP क्वेश्चन। चलिए अब आता है तुम्हारा चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 में देखो क्या IMP क्वेश्चन करना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वाई डू यू स्टार ट्विंकल। फिर आता है तुम्हारा निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। डिफाइन मायोपिया एंड हाइपर माइट्रोपिया, ये पढ़ना है। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्कर्टिंग ऑफ लाइट। फिर आता है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन क्या होता है। स्वच्छ प्रकाश का नीला क्यों दिखाई देता है, ये पढ़ना है। वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। फिर प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र बनाना। एक्सप्लेन द डिस्पर्जन विथ डायग्राम। फिर आता है आपका कि हम वर्षा होने के बाद आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। व्हाट डू यू वी सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल। मानव नेत्र का इसमें चित्र बनाना है। कोलाइडल विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख बनाना। कोलाइडी सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना। तो इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें इतना ही कर लीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा चैप्टर 10 में। चलिए अब आता है तुम्हारा चैप्टर 12। चैप्टर 12 की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको गुण लिखना है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर आता तुम्हारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम व फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। दक्षिण हस्त हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। फिर उसके बाद आता तुम्हारा थर्ड क्या होता है कि विद्युत फ्यूज़ को परिभाषित करना है। डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। फिर विद्युत धारा का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी मुख्य सावधानी रखनी चाहिए। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी द टेकन वाइल यूजिंग अ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ और मैं आपको इसके फैक्ट बता दे रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं कि ये पढ़ना कि किसी क्षण चुम्बक के चारों चुम्बकीय क्षेत्र कीजिए। ये चुम्बकीय क्षेत्र के गुण आपको बताना है। उसके बाद ये वाला कि दो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिशत क्यों नहीं करती हैं। उसके बाद लेफ्ट राइट तो मैंने बता दिया, या मैक्सवेल करके भी आ जाए तब भी आपको यही लिखना है कि दक्षिण से मैक्सवेल का क्रू, ये भी आ जाएगा। फिर बात करते हैं ये वाला
कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन का क्या काम होता है, भू संपर्क तार क्या होता है। फिर आता है आपका बेटा इसमें एक विद्युत फ्यूज़ क्या होता है ये पढ़ना है। एक गैल्वेनोमीटर की परिभाषा आपको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर इसमें आप इतना ही करना है। चलो अब इंग्लिश मीडियम में अगर मैं बात करता हूँ तो क्या लिखना, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड हर बार मैग्नेट, ये पढ़ के जाइएगा। लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ना है। वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन द इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पढ़ना है। उसके बाद फिर ये पढ़ के जाइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड या राइट हैंड टर्न हो जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, ये तो पक्का पूछेगा। मैक्सवेल भी आया तब भी आपको यही लिखना है। फिर इसके बाद ये वाई व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, फिर आता है फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर का यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना है और एक आध ये पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है और गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो इस तरीके तो सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, जिसमें कि आपको एक तो 3 नंबर कवर करेगा, 4 नंबर कवर करेगा, कुछ में 2 नंबर का भी हो जाएगा, डायग्राम कंप्लीट, और तुम्हारे सारे अंतर कंप्लीट हो जाएंगे आज एक ही क्लास में। आता है अंतर मतलब डिफरेंस हो जाएगा, डायग्राम मतलब आपके चित्र हो जाएंगे। आया सबको समझ में।